जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे पर हताशा देखिए। नमस्कार, मैं आपका भाई विवेक पांडे। स्वागत और अभिनंदन है। कुछ प्रश्न आप लोगों के लगातार रहे जिस पर मैं 10 मिनट आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। इस सारे सवाल से पर्दा हटाना चाहूंगा। यूपी पीसीएस 2026 कब तक आ सकता है? बीईओ नाम की एक भर्ती आती थी सर, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। यह भर्ती हमें कब तक देखने को मिलेगी? क्या यह केवल एक सगुफा बन के रह जाएगा या सच में इसका कोई वास्तविक अस्तित्व भी है? और सबसे बड़ा प्रश्न जो यक्ष प्रश्न बन करके इस समय घूम रहा है चारों दिशाओं में, हर चैनल पर, इस पर थोड़ा सा बातचीत करना जरूरी लगा और मैं जेन्युइन बात करने के लिए आया हूं कि आरो यारो का नया विज्ञापन को लेकर के आपका क्या हो सकता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तैयारी कैसे करें, पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, क्या आयु सीमा चाहिए, प्री प्रिलिम्स मेंस की तैयारी कैसे किया जाए, कितना समय लगेगा, कौन कौन से विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे जरूरी प्रश्नों पर मैं बातचीत करने के लिए आया हूं। क्या योग्यताएं हैं जो ना हो तो कितने समय में अर्जित कर ली जाए तो काम चल सकता है? देखिए, 2-3 प्रश्नों पर लगातार जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं बातचीत करता हुआ आगे बढ़ता चलता हूं ताकि आपकी समस्या का निदान कर सके। देखिए, बहुत जल्द आपको जनवरी में ही एक कैलेंडर देखने को मिलेगा यूपीपीएससी का। ठीक है, कई बार यूपीपीएससी अपना कैलेंडर 1 जनवरी को जारी कर देता है, न्यू ईयर के दिन। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है और ये होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही दिनों में ये कैलेंडर हो सकता है जारी हो जाए, नहीं तो मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक के बीच में आपको एक यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी होता हुआ दिखेगा, जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि साल भर का क्या कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में अमूमन कोई परिवर्तन जल्दी नहीं होता अगर सब कुछ ठीक रहा तो, लेकिन अगर कोई विशेष दशा आती है तो परिवर्तन किया जाता है। जैसे परीक्षा की तिथियों में कोई परिवर्तन करना हुआ या कोई परीक्षा कराए उसमें कोई आपत्ति आ गई, भारी आपत्ति आ गई, बड़ी समस्या दुविधा पैदा हो गई तो उसको दोबारा कराना पड़ सकता है। इसी दशा में उसमें परिवर्तन होता है, अन्यथा होता नहीं है। ठीक है, और इस समय सभी राज्य स्तरीय आयोगों को अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर काम इस समय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का है और इसी में आपको एक बड़ी वैकेंसी आरओ की देखने को मिलती है। देखिए, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कई ऐसे भी युवा हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना तक तैयारी करते करते लगातार असफलता के मुहाने पर आकर के खड़े हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। तो यूपीपीएससी की तैयारी के आधार पर आप 2-3 और अच्छी परीक्षाएं दे सकते हैं। जैसे आपका आरओ है, बीईओ है, अभी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एक नया पद देखने को मिल रहा है ना। तो इसमें कुछ खास योग्यता चाहिए होती है। तैयारी के लिए थोड़ा सा अगर रणनीति बढ़िया से बनाया जाए तो 6 महीने 8 महीने पढ़ करके इस परीक्षा में आराम से चयनित भी हुआ जा सकता है। कोई रॉकेट साइंस जैसा एग्जाम नहीं है। मतलब इस परीक्षा में चयनित होने के लिए भारी भीड़ को काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है और अपनी विशेष जगह बनानी पड़ती है। इतना काम करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है वो देख लीजिए भाई साहब। बस आरओ के नए विज्ञापन पर चर्चा करने से पहले बता दूं कि यूपीपीसीएस 2026 का जो आपका विज्ञापन है वो फरवरी के आसपास जो है जारी होगा। फरवरी में सेकेंड वीक के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट आपको इसी जो मैंने आपको बताया ना कि एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगा किसमें, तो जब अभी यूपीपीएससी अपना कैलेंडर जारी करेगा तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। बीईओ को लेकर के देखिए, आपके पास स्नातक होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का ग्रेजुएट युवा, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, बीए किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, चाहे आप बीकॉम किए हो, चाहे आप बीटेक किए हो। ठीक है, कुछ भी आपने स्नातक कर रखा हो, टेक्निकल ग्रेजुएट भी चलेंगे, लेकिन बस यही है कि साथ में बीएड अनिवार्य है। इतना किए रहेंगे तभी आप बीईओ का फॉर्म भर सकेंगे, अगर नहीं किए तो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें, आगे आने वाले समय में जो विद्यार्थी अभी बीएड नहीं है लेकिन बीईओ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि पीजी अगर आप कर चुके हैं तो पीजी किए हुए बच्चे इस बार बीएड का फॉर्म जो 2026 वाला जो फॉर्म आएगा अभी बीएड के लिए वो भर दीजिएगा। तो मजे की बात है वो ये है कि अभी जो नया फॉर्म आएगा उसको आप लोग भर दीजिएगा। यहां पर पीजी करने वाले विद्यार्थियों को या 4 ईयर प्रोग्राम करने वाला ग्रेजुएट या फिर 3 ईयर जो विद्यार्थी 3 इयर्स का यूजी पीजी 4 इयर्स का 5 इयर्स का यूजी पीजी प्रोग्राम साथ में किए हुए हैं, इन विद्यार्थियों को 1 साल का बीएड करने की व्यवस्था की जा रही है। अब तो एनईपी 2020 के माध्यम से भी अगर आप देखिए तो अब आप 1 वर्ष का बीएड का फॉर्म आएगा इस बार। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था रहेगी तो आप लोग कम से कम बीएड डाल दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, बीईओ पर मेरी अलग से वीडियो बनेगी, आप देखिएगा। इससे ज्यादा जानकारी बीईओ में अभी नहीं देंगे। हाँ,
ये जरूर मान करके चलिए कि वर्ष 2026 में बीईओ के लिए आपके पास 130 से 150 पदों के लिए विज्ञप्ति जरूर जारी होगी। इतना तो तय मान करके चलिए। एग्जैक्ट डेट के बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। अभी लगातार आयोग इसके लिए मीटिंग कर रहा है और लगातार इसके लिए चर्चा परिचर्चा हो रही है इंटरनल। अब जैसे ही इसके बारे में कुछ क्लियर होगा, जल्दी ही क्लियर होगा, मतलब ज्यादा नहीं, 10-15 दिन 20 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर होगा और इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा इंटरनली और आपके सामने वह एक कैलेंडर बन करके जारी हो जाएगा और आप देख लीजिएगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आरओ का नया विज्ञापन कब जारी हो सकता है? क्या 2026 में जारी होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए एक बिग यस है कि हाँ भाई साहब, जारी तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों जारी होगा? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर लगातार कैसे आरओ परीक्षा हो सकती है? लगातार कहां हो रही है? 2023 की भर्ती है, 2026 में आकर के पूरी हो रही है। ये विडंबना है, ठीक है। अब 2026 में आपको नए आरओ के पद मिलेंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि लगभग 330 के आसपास जो है इसमें आपको आरओ के और एआरओ के पद देखने को मिलेंगे। आरओ क्या होता है? समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। एआरओ क्या होता है? असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी जो होता है वो कार्यालय का, राज्य स्तरीय कार्यालय के ग्रुप सी कर्मी की तरह व्यवहार करता है, यानी ग्रुप सी के लेवल का कर्मचारी होता है। इसको आप लिपिक के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो आरओ होता है, यहां से कागजी कार्यवाही इनके हाथ में दे दी जाती है। यह समीक्षा कार्य करते हैं और इनके कलम में वो ताकत होती है कि यह समीक्षा करते हैं, कार्य करते हैं। कागजी कार्यालय में कागजी कार्यभार इनके ऊपर दिया जाता है। जो पद सोपानिक व्यवस्था मैं आपको पढ़ाता हूं पद पत्र पढ़ाने के दौरान में, तो उस पद सोपानिक व्यवस्था में मैं ये चीज समझाता हूं स्पष्ट रूप से कि पद सोपानिक व्यवस्था आरओ से शुरू होती है, समीक्षा अधिकारी से शुरू होकर के वह फिर आपका जाती है अनुभाग अधिकारी तक। तो अनुभाग अधिकारी प्रमोट होकर के बनते हैं। तो 200 से ज्यादा लोगों को अनुभाग अधिकारी प्रमोट करके बना दिया गया है। तो वो 200 पद वो खाली हुए, प्लस इस लंबे समय से 23, 24, 25 और ये 26 जब आपकी भर्ती आएगी, उस बीच में काफी नए रिक्त पद खाली हुए हैं। इन रिक्त पदों को अगर देखा जाए तो ये सब मिलाकर के 350 के इर्द गिर्द कुछ पद बताए जा रहे हैं। अब इसकी विज्ञप्ति को लेकर के कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन मार्च के इर्द गिर्द जो है लगभग इसके विषय में आपको संक्षिप्त विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मार्च के बाद, मतलब जो भी होगा वो मार्च के बाद होगा, मार्च के पहले नहीं होगा। तो इसमें जो भी होगा वो मार्च के बाद क्यों होगा? इसके पीछे का एक मैं आपको एक छोटा सा कारण समझिए, क्योंकि आयोग अभी मुख्य परीक्षा कराएगा आरओ की, फिर उसके रिजल्ट जारी करने के बाद उनकी नियुक्ति कराएगा। उसके बाद उसको मार्च के बाद अप्रैल मई जून, इन 3-4 महीनों में से, अप्रैल मई जून जुलाई में से किसी महीने में आपको इसका संक्षिप्त विज्ञापन और संपूर्ण विज्ञापन दे करके इसका भर्ती दे दी जाएगी और उसका एग्जाम भी 2026 में ही करवा लिया जाएगा। यानी कि अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास मिनिमम 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 6 महीने तक होगा इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। क्योंकि इसकी तैयारी में भी 6-8 महीने का समय चाहिए, क्योंकि सामान्य परीक्षा अभी नहीं रह गई है। सामान्य क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अब इस परीक्षा में बैठने लग गए हैं, भयंकर भीड़ होने लग गई है, कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गया है, इसलिए इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत है। और सबसे बड़ी तैयारी की जरूरत है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लें तो ज्यादातर संख्या में ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मुख्य परीक्षा को लेकर के सर पटक रहे होते हैं अपना। तो अभी से आप इसके मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाएं, ये भी आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। तो ये रही नई विज्ञापन पर चर्चा। अब योग्यता पर मैं बात कर लूं कि क्या योग्यता चाहिए होती है। तो देखिए, इसके लिए और एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरओ का पाठ्यक्रम बदल जाएगा क्या? अरे भाई, क्यों बदल जाएगा? आरओ के पाठ्यक्रम में कोई कमी थोड़ी है। यूपीपीएससी अपने जो प्री एग्जाम कराता है यूपीपीसीएस का, उसी के पैटर्न पर तो एग्जाम होता है। जैसे वहां सीसेट होता है क्वालिफाइंग लेवल का, यहां आपको हिंदी करा दी जाती है। यहां पे जो देखिए, मैं एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि 2 परीक्षाएं अभी भी ऐसी रह गई हैं, एक बीईओ और दूसरा आरओ, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी का भविष्य बदल सकती हैं। क्योंकि यह दोनों परीक्षाएं आज भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिहाज से ली जाती हैं, क्योंकि अभी भी क्या, बल्कि आजीवन उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों की बात करें, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश पर अभी टिका रहूंगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो भी कामकाज होता है वह कामकाज उत्तर प्रदेश का हिंदी माध्यम में, हिंदी भाषा में होता है। तो सारे कामकाज जब हिंदी में होते हैं तो उसकी समीक्षा करने वाले व्यक्ति को हिंदी का अच्छा
पकड़ होना चाहिए, मजबूत पकड़ होनी चाहिए, उसका निबंध लेखन अच्छा होना चाहिए, उसका विवरण अच्छे से लिखा जाना चाहिए, किसी चीज के लेखन पर उसकी शानदार पकड़ होनी चाहिए, किसी चीज को संक्षिप्त में लिखना आना चाहिए, शब्द भंडार तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, प्रस्तुतिकरण लाजवाब होना चाहिए, ये सब गुण कुछ होने चाहिए, इसलिए आपसे ये परीक्षाएं कराई जाती हैं। भैया पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं है, पाठ्यक्रम मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। देखिए चयन प्रक्रिया में आरओ में आरओ क्या होता है, 21 से 40 साल तक आप इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं, चाहे आरओ बनिए चाहे एआरओ बनिए, दोनों में ही। ये डेट कब से देखी जाती है, तो ये 1 जुलाई से लेकर के आपका 1 जुलाई, जैसे मान लीजिए 2026 में आया तो 1 जुलाई 2026 से देखी जाएगी। तो अगर इतने समय तक आपकी मिनिमम उम्र जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, तो इसी के आधार पर आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग और राज्य के अलग अलग कर्मियों को अलग अलग प्रकार की छूट दी जाती है। इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में आते होंगे, राज्य के कोई कर्मी होंगे, तो उस आधार पर आप देख लीजिएगा आराम से। 8th पे ग्रेड कमीशन की नौकरी होती है, शानदार पद होता है, केवल ग्रेजुएट युवा इस परीक्षा में बैठ सकता है, यानी कि जो स्नातक कंप्लीट कर लिया हो। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, कोई भी परीक्षा देने के लिए जहां पर आपको नौकरी मिलनी है, वह एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जब फॉर्म आए आपका, तो फॉर्म आएगा जब आपका, तो ये मान के चलिए कि फॉर्म भरते समय आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री कंप्लीट का मतलब आपका परिणाम आ गया हो, परिणाम आपका आ गया हो, रिजल्ट आ चुका हो, रिजल्ट आपके पास हाथ में हो, फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। एआरओ बनने के लिए स्नातक और ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो डोएक सोसाइटी के द्वारा नीलेट के तहत कराया जाता है। देखिए ओ लेवल अगर अभी तक आप नहीं किए हैं और इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है ओ लेवल का। इसको जा करके अपने आसपास का कोई बढ़िया वास्तविक रूप में अगर कंप्यूटर का कोई सेंटर हो जहां पर ठीक से पढ़ाया समझाया जाता हो, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज इत्यादि बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं। यह कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि जिसको ऐसे फर्जी ले लिया जाए, खरीद लिया जाए इसकी डिग्री, या किसी प्रकार से कर लिया जाए, नहीं। ठीक ठाक इसमें 1 घंटे की रोज की मेहनत लगेगी, जाइएगा कंप्यूटर सेंटर। आप थोड़ा बहुत, इतना तो टेक्नोलॉजी से भी अवेयर होना जरूरी है आज की डेट में बच्चों को ना, तो थोड़ा जा करके ओ लेवल कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इस परीक्षा में आपने ओ लेवल नहीं किया है, तो केवल आरओ, जैसे मान लीजिए 330 पद आने वाले हैं ना, तो ये मानकर चलिए कि उसमें आरओ का पद हो सकता है 150 हो सकता है 200 हो, तो जितना आरओ का पद होगा उतने के लिए तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन जो एआरओ के पद होंगे उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर किए रहेंगे तो पूरे पदों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, तो बस ये समझ लीजिए। और इसमें ओ लेवल के बाद जब आप जाएंगे आगे, तो टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाता है। ये टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो स्पीड है वो 25 से 30 आनी चाहिए। ये 7th पे ग्रेड लेवल की नौकरी होती है। इसमें 2nd प्रमोशन आरओ का और 3rd प्रमोशन अनुभाग अधिकारी का होता है। सोचिए रैंक कितनी ताकत होती है। अगर आप यहीं पर अच्छा नंबर ले आ लेंगे तो डायरेक्ट आरओ बनेंगे। कुल 6 प्रमोशन आपको यहां पर मिल जाएंगे, 5-6 प्रमोशन मिलते हैं आपको ओवरऑल पूरी लाइफ टाइम, जितने तक आपकी नौकरी होती है, ठीक है। अब और आ जाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको काम की बात बता देते हैं। ये टेलीग्राम है हमारा, इसी टेलीग्राम पर आपको कंप्लीटली ये जो अब मैं बता रहा हूं, इसका पूरा का पूरा सिलेबस और सारा जानकारी इसी टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम है। अगर आप आरओ के संबंध में, बीईओ के संबंध में, यूपी पीसीएस के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्टली क्यूआर को आप स्कैन करके मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी सवाल आपका होगा व्हाट्सएप कर हमें आप कमेंट कर हमें आप लिख दीजिएगा, लिख भेजिएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसका जवाब आपको दे देंगे। अच्छा, और आगे बढ़िएगा तो मैं इसमें प्री एग्जामिनेशन होता है भैया, इसमें प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है। सुनिएगा, ध्यान सुनिए, इसमें प्री एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम होता है। इस परीक्षा से गुजरने के लिए आपको प्री प्लस मेंस से गुजरना पड़ता है। अच्छा, इसके प्री में भी क्या होता है तो जरा समझिएगा कायदे से, क्योंकि ठीक ठाक पैटर्न होता है इसका। तो प्री एग्जामिनेशन में बैठने वाला विद्यार्थी सामान्य अध्ययन और हिंदी का प्रश्न पत्र हल करता है। सामान्य अध्ययन का और हिंदी का प्रश्न पत्र हल करता है। ये 2 चीजें वो हल करता है। सामान्य अध्ययन आपका 140 प्रश्न होता है और हिंदी का 60 प्रश्न होता है। इसको मिला करके कुल 200 प्रश्नों का एक प्री एग्जामिनेशन आपका हो जाता है। इसके लिए प्रश्न भी 200 होते हैं, अंक भी 200 मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलते हैं। और निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि गलत करने पर
नकारात्मक अंक दिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो केवल सॉलिड क्वेश्चन के ही आंसर आपको यहां पर सॉल्व करने होते हैं। पहले क्या होता था कि ये हिंदी का एग्जाम एक ही दिन में अलग से कराया जाता था, अब ये एक ही परीक्षा में कराया जाता है। अब इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी, जैसे इस बार की मेरिट तो 140 प्लस चली गई, सोचिए कि 200 में 140 प्लस ये मेरिट जा रही है, तो इसका मतलब तैयारी का स्तर क्या रखना पड़ेगा, आप सोच के देखिए। जहां आप इस बात को लेकर के 75 रील और 10,000 वीडियो रोज देख रहे हैं कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, कौन से महीने में आएगी, तो जैसे भर्ती आएगी तो तुरंत आप फॉर्म भरेंगे, तुरंत आपको ले लिया जाएगा कि भैया आप ही आरओ बनेंगे, आप ही योग्य थे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही ने वीडियो देखी है, सबसे ज्यादा रील देखी है और सबसे ज्यादा आप ही योग्य माने जाते हैं, है ना। आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आप योग्य हैं, आप ऑडिट चलते हैं तो आप योग्य हैं। इस प्रकार की किसी भी योग्यता के आधार पर आपको ये नौकरी नहीं मिलती है। ये नौकरी मिलती है केवल उन युवाओं को जो सपना देखते हैं, और सपना देखते हैं तो खुली आंखों से देखते हैं और उसको हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करते हैं, PYQs लगाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की वास्तविक लड़ाई, यानी अपने आप को परिवर्तित करने का जो अंतर्द्वंद है वो अपने आप से ही शुरू होता है और अपने आप से ही खत्म हो जाता है। जब इस लड़ाई में आप शामिल होते हैं तभी, मतलब दधीचि की हड्डी बनना पड़ेगा आपको, एक कमरे में बंद होकर के बैठना पड़ेगा, सारी दोस्ती नातेदारी रिश्तेदारी सब छोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, एकजुट होकर के। भैया ये मेरा पाठ्यक्रम है, इसको ऐसे तैयार करना है, इतने घंटे इस चीज को देना है, इतना टाइम इस चीज को देना है, एक टारगेट बनाना है, इतना PYQ सॉल्व करना है, इतना बैच खरीद करके पढ़ना है, इतना टीचर के गाइडेंस से पढ़ना है और खुद से मेहनत करनी है। देखिए टीचर का गाइडेंस आपको 50% से भी कम काम आता है और 50% से ज्यादा लगभग 60%, यानी 40 से 50% योगदान यहां पर टीचर का होता है। कोई भी बैच आप लेते हैं तो बैच में टीचर का योगदान 40 से 50% होता है। स्वयं से पढ़ने का और स्वयं से स्वयं में परिवर्तन करने का जो योगदान होता है वो 60% होता है। लेकिन हमारे युवा क्या करते हैं, टीचर का योगदान 100%। ऐसा लग रहा है जैसे टीचर ही आपका एग्जाम दे देगा, है ना। भैया हम शिक्षक इसलिए क्योंकि हमें हमारा विषय आता था, हम अपने विषय में महारत हासिल किए थे, हम अपने विषय में जानकार थे, औसत से बहुत अच्छे थे पढ़ने में, इसलिए हमने इस विषय को चुना, हम इस विषय के शिक्षक बन गए। आप विद्यार्थी इसलिए हैं क्योंकि आपको सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब कुछ आता है। जिस दिन आपको एक ही विषय बहुत अच्छे से आने लग जाएगा, आप भी एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखने लग जाएंगे, है ना। तो आप एक विद्यार्थी हैं क्योंकि आपको सब कुछ आता है। सब कुछ आने का मतलब कि सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस उठा के देखिए, हिंदी का पूरा सिलेबस उठा के देखिए। अच्छा, सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस यहां पर होता है प्री में, वही सेम सिलेबस मेंस में होता है, यानी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मजे की बात यह है कि दोनों ही PYQ फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन का प्री और मेंस दोनों MCQ फॉर्मेट में पूछा जाता है। PYQ मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे PYQ मत लिखिए, MCQ फॉर्मेट में लिख दीजिए। दोनों मल्टीपल चॉइस होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये भी प्री में भी और मेंस में भी, दोनों में ही MCQ फॉर्मेट में होता है। ये भी MCQ फॉर्मेट में कराया जाता है। क्या MCQ फॉर्मेट में कराया जाता है। और थोड़ा सा समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन हिंदी अपना योगदान मेंस एग्जामिनेशन में MCQ प्रश्न के आधार पर 60 अंक का, साथ ही साथ में पत्र लेखन के रूप में, साथ ही साथ में मतलब कि आलेखन, यहां पर एक नया टॉपिक इस्तेमाल कर लिया जाता है जिसको हम लोग आलेखन कहते हैं, पत्र लेखन के रूप में। पत्र व्यवहार जिसमें आपको समझना पड़ता है, पूरे 9 पत्र पढ़ने पड़ते हैं, आपके सिलेबस में कुल 9 पत्र लगे हुए हैं, वो आपको पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ आपको यहां पर गद्यखंड से संबंधित प्रश्न, जिसमें शीर्षक चयन से लेकर के, व्याख्या से लेकर के और प्रश्न का उत्तर देने तक, और तो और इसका संक्षेपण करने तक की पूरी व्यवस्था सीखनी पड़ती है। और साथ ही साथ पूरा का पूरा निबंध आपका यहां पर योगदान निभाता है। अब इसके लिए अगर आप 6-8 महीने लग करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्यों लगता है कि इसमें तुरंत आसानी से चयन हो जाएगा केवल फॉर्म भर देने से? सच में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, आपको यकीनन तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत भारी भीड़ है, बेरोजगारों की एक अधिक से अधिक संख्या है। अब वो पुराना समय नहीं रह गया जब आसानी से नौकरी मिल जाती थी हमारे आपके पिताजी के टाइम पे। अब वैसा समय नहीं है। अब प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास व्यवस्थाएं हैं और ज्ञान का अब क्या है ना कि अब आपको ये सोचना पड़ता है कि हमें तार्किक और बौद्धिक चीजें मिलेंगी कहां पर, और मिल जाए तो इतनी ज्यादा मिल जाएंगी कि हम उसको समेटे कैसे। अब वो समय तो रह नहीं गया जब हमारे पास सोर्सेज नहीं है, अब हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं किसी चीज को जानने, समझने, पढ़ने और लिखने के लिए।
अब बस शर्त यहां पर आकर के लटक जाती है कि हम उन मल्टीपल सोर्सेज में से किस पे बिलीव करें और उस बिलीव सिस्टम को बरकरार रखें, और एक ही कंटेंट को कैसे हम 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ के मगअप करके उसको इतना प्रिपेयर्ड कर लें, इतना प्रिपेयर्ड हो जाए कि जब एग्जाम में जाए तो अच्छा रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश हमारी रहे, क्योंकि हमसे वहां पे मिस्टेक्स नहीं होंगे, हमसे गलतियां नहीं होंगी, इसलिए हमारी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, आपको ये सब काम की बातें तो मैंने बता दी हैं। ये मैंने बताया ना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप बातचीत कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सब भेज दूंगा। कोई बातचीत होगी तो यहाँ पे एडमिन पे जाकर के मुझे अलग से मैसेज डाल देना। मेंस एग्जाम का पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य अध्ययन जो कि वस्तुनिष्ठ है, 120 नंबर का है, यही वहां पर 140 था और यहाँ पे 120 हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 120 है। 2 घंटे इसके लिए मिलते हैं आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे आपको ये मिलता है, और ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब जीएस को लिखित रूप में सीखने की जरूरत आपको यहां पर नहीं पड़ेगी। यूपी पीसीएस में पढ़ती है, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, 6, यहां नहीं पड़ती भाई। यहां हमको केवल और केवल लेखन वाला जो पोर्शन है वो आलेखन वाले पोर्शन में करना पड़ता है, निबंध वाले पोर्शन में करना पड़ता है। जैसे सामान्य हिंदी और आलेखन का खंड 1-2.5 घंटे का आपका होगा, जिसमें आपको गद्य खंड पढ़ना पड़ेगा। इसका शीर्षक 3 नंबर का होता है, 3 अंक आपको मिलते हैं अगर आप गद्य खंड का शीर्षक चुन लेते हैं तो। सारांश पर प्रश्न आते हैं और 3 रेखांकित अंश होंगे जिसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, और ये 4 नंबर के होते हैं, 4 4 4, यानी कि प्रत्येक रेखांकित अंश के एवज में आपको 4 नंबर मिलेंगे, और सारांश का आपको 6 अंक मिलता है, और ये फिक्स है। मतलब सोचिए, इतना बढ़िया पाठ्यक्रम, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि पाठ्यक्रम एक हिंट है, और उसके जो पीवाईक्यूज हैं वो आपका डीपनेस ऑफ टॉपिक है, कि वो बताता है कि कितना डीपली हमको किसी टॉपिक को समझना है और हम कितना समझ गए हैं, और जब हमारे सामने अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नया आएगा तो हम कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सब है ये चीजें, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये डिवीजन है कि कितने कितने नंबर का क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना। 120 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, जिसमें आपका सरकारी पत्र दिया रहता है। 15 नंबर का टेबुलर फॉर्म ऑफ द लेटर पूछा जाता है अकेले, यानी कि अगर आप पत्र नहीं सीखेंगे तो टेबुलर फॉर्म भी नहीं सीखेंगे। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो पेड बैच में हमसे पढ़े हैं, और बहुत शानदार तरीके से, मतलब जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं, मैं उनसे ये उम्मीद भी करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अगर वो वीडियो देख रहे हो तो चिल्ला चिल्ला कर बताइएगा कि कैसा पढ़ाया गया था। बैच खत्म हो चुकी है, आप लोग चाहेंगे तो फिर से बैच स्टार्ट करेंगे, और आप लोग बैच ले भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके लिए। तो एक बार जरा सा आप लोग देखिएगा कि क्या कंडीशन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि बाकी जो नए विद्यार्थी हैं उनको पता चले। वैसे तो आर में बहुत दिनों से आप लोग मुझे देख रहे होंगे, लंबे समय से, अच्छा विश्वास आपने किया है अपने शिक्षक पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। और मैं जो सूचना देता हूं वो कोशिश रहती है कि अनैतिक ना हो, अलग ना हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। सूचना का अधिकार अगर आपको प्राप्त करने का है तो वो अधिकार इस तरह से ना जाए कि मतलब फर्जी कुछ भी दे दिया जाता है कि 2 घंटा आपका खराब हो जाए। आपको वो मिले जो जेन्युइन हो, सही कंटेंट मिले, अच्छा पढ़ने को मिले, एक अच्छी लेक्चरशिप मिले, जिससे कि हम अपने शिक्षक के गुणों को भी पूर्ण कर पाए, अपने शिक्षक की सम्मान को बरकरार रखें, विद्यार्थी को वह उचित औपचारिक चीज मिल सके जिसकी उसको वास्तव में जरूरत है। अब देखिए 15 नंबर का ये आपको मिल जाता है। पत्र सीखते हैं तो ये बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। कौन कौन से पत्र सीखने हैं? शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, विज्ञप्ति पढ़नी है, टिप्पणी पढ़ना है, प्रतिवेदन और स्मारक। कितने हो गए? 2, 3, 2, 5 और 5, 2, 7, 2, 9। ये कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 9 पत्र आपके सिलेबस में लगे हैं, ये आपको पढ़ना है। और पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं कुछ प्रशासनिक, जैसे नोटिफिकेशन की हिंदी पूछ लेगा, आर्यता की अंग्रेजी पूछ लेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 5 अंग्रेजी से हिंदी और 5 हिंदी से अंग्रेजी। कई बच्चे कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रांसलेशन नहीं है। कार्यालय में जो कामकाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाली शब्दावलियां हैं वह हिंदी और अंग्रेजी में इस्तेमाल होती रहती हैं। तो जैसे मेमोरेंडम की हिंदी क्या होगी, तो लिख लिख करके अभ्यास करना पड़ेगा। इसका एक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक चीज दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दूंगा, फ्री। जो राजभाषा आयोग का स्पष्ट डेटा है, जहां पर कई सारे जो है आपको इसके माध्यम से जो कार्यालय का वास्तविक कामकाज का अंग्रेजी हिंदी पत्र प्रपत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला, प्रयोग किए जाने वाली जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, ये सारे बच्चों को मिल जाएंगी, सबको दे देंगे, सबको। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ना मिले। क्या करना है इसके लिए? ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को स्क्रीनशॉट मारिए, ज्वाइन कर लीजिए। और आप ज्वाइन कर लेंगे, कोई और जानकारी चाहिए तो यहां पर जाकर के, ये मेरी फोटो लगी होगी, यहां से आप
मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर यहाँ पे आप नहीं खोज पा रहे हैं किसी कारणवश तो यहाँ से मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, viveksir.official पे आकर के कोई बातचीत करनी होगी तो यहाँ पे मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। सबको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको दे देंगे और बहुत बढ़िया से है। तैयारी कर, इसको पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है ना, वहीं पे पूछ लेना। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है वो लिखित रूप में होता है, तो इसको लिख करके अभ्यास करिएगा। 20 शब्द में अंदर इसका उत्तर देना रहता है, मतलब एक पंक्ति में इसका उत्तर करना रहता है आपको। जैसे आपसे पूछ लेगा www का फुल फॉर्म क्या है ना, प्रथम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था, वर्तमान समय में चलने वाले विंडोज 7 से क्या अभिप्राय है, ऐसे ऐसे करके कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। बहुत टफ कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। इतने इतने अंक इसके बदले में आपको मिल जाते हैं। फिर आपको आधे घंटे का जो पेपर प्री में, यही पेपर प्री में 1 घंटे का होता है सेम सिलेबस के साथ, और इसमें पर्यायवाची जुड़ जाती है। और यही चीज जब आप मेंस में आते हो तो आधे घंटे की हो जाती है, पर्यायवाची हट जाती है। विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष से। 10 बजे मैं रोज सवेरे क्लास लेता हूं, आपको बता दूं 10 बजे रोज सवेरे यूट्यूब पर इसी चैनल पर मैं क्लास लेता हूं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखिएगा 10 बजे। और मैं चैप्टर वाइज अध्यायवार श्रृंखला करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज, इसको मैं नाम दिया हूं अध्यायवार श्रृंखला। अध्यायवार श्रृंखला में करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज सीरीज इंग्लिश में इसको बोलेंगे 10 बजे। तो आप आकर के यहां पर भाषा और व्याकरण की समझ विकसित कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि ये सब कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होता चलेगा, लेकिन अगर आप इसको अलग से पढ़ना चाहते हैं तब आपके लिए थोड़ा सा एक बार बैच लेकर के पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। तो समझ विकसित करने के लिए इसको एक बार बैच लेकर के पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। 60 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव टाइप का होता है। सब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, सामान्य ज्ञान और व्याकरण वाला पोर्शन होता है। अब सब्जेक्टिव, अब देखिए क्या है, निबंध पूछा जाएगा। 3 निबंध होता है, जैसे यूपी पीसीएस में निबंध होता है वैसे सेम टू सेम यहां पर भी निबंध होता है, सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां पर भी निबंध आपके होते हैं। 3 टॉपिक इधर है, 3 टॉपिक इधर है, 3 टॉपिक इधर है। कैसे तैयार करना चाहिए सर? निबंध को तैयार करने का क्या तरीका है? सबसे पहला काम, आप इसमें से टॉपिक का चुनाव करिए। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो 3 में से कोई 2, सबको क्या करना है, कोई 2 टॉपिक, यहां से भी कोई 2 टॉपिक और यहां से भी कोई 2 टॉपिक चुन लीजिए जिस पर आपकी पकड़ मजबूत हो। जैसे राजनीतिक क्षेत्र पर आपकी पकड़ मजबूत है, आप किसी मामले के राजनीतिक पक्ष को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसके पिछले 3 से 5 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए। आरओ का पूरा पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए और यूपी पीसीएस का पूरा पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए, कम से कम 3 से 5 साल का। और ये सेम सिलेबस यूपी पीसीएस का भी होता है, सेम ये भी है, सेम यही सेम सिलेबस बीओ का भी होता है। वहां पे 2 निबंध करने होते हैं, यहाँ 3 करने होते हैं, बस 40-40 नंबर का होता है। और इन तीनों में से किसी एक विषय पर, चाहे साहित्य के विषय पर, चाहे सामाजिक क्षेत्र पर, चाहे राजनीतिक क्षेत्र पर, आपको प्रश्न का उत्तर करना होगा। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, यह विषय आ गया, इस पर करिए। कबीर समाज सुधारक के रूप में, यह निबंध का विषय है, इस पर निबंध लिखिए। आपसे पूछ लेगा राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में सवाल पूछा हुआ है, जैसे यूपी पीसीएस का 2023 का मेंस का पेपर है निबंध वाला, उसको उठा के देखिए। मैंने यूट्यूब पर निबंध के क्लासेस बहुत सारे मेरे पड़े हुए हैं, जाकर के देखिए ना, आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, मिल जाएगा। यही सेम विषय पर मैंने करा भी रखा है, आप देख लीजिएगा। महानगरों में वृद्धों की समस्या, तो महानगरों में वृद्धों की समस्या ये सामाजिक क्षेत्र का विषय है। तो आप 3 में से कोई 2 विषय पकड़िए और उस पर काम करिए। ऐसे ही विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र और कृषि, तो एग्रीकल्चर तो जरूर पकड़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। जिनका एग्रीकल्चर पे पकड़ अच्छा है, एग्रीकल्चर के करेंट के डेटा पर उनकी समझ अच्छी है, वो लोग एग्रीकल्चर और इस पे देख लीजिए। जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं और इसके विषयों को एक बार उठा करके देख लीजिए। जैसे आपसे पूछ लेगा सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव युवाओं का जीवन, लिखिए निबंध। सोशल मीडिया के उभरते खतरे, इस पर एक निबंध लिखिए। आया हुआ है, परीक्षा में आए हुए हैं। एआई नौकरियों पर गहराता संकट, ऐसे ऐसे विषयों पर निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। तो अब आप, विज्ञान का क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र, ऐसे इकोनॉमिकल एंगल, अगर आप किसी भी चीज का बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप ये विषय पकड़ लीजिए। ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में, डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में, राष्ट्रीय विकास की जो योजनाएं हैं इनके संबंध में, तो पहले तो आप चुनाव करिए, विषय का चुनाव करिए, और फिर 3-5 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 8 साल का पेपर उठा करके एक बार एनालाइज करिए कि आप इनके डेटा, जैसे मैंने निबंध के बहुत सारे वीडियोस ऐसे बना रखे हैं जहां पर मैंने बता रखा है कि इसका डेटा कहां से मिलेगा। तो निबंध के लिए अलग से बातचीत नहीं करेंगे, हमने
बता दिया है, बहुत सारी चीजें जो समझदार हैं उनको पता चल गया होगा कि जेन्युइन बात बता रहे हैं, जेन्युइन चीजें हैं। तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा भाई साहब, वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे, ठीक है। तो ये सब रहा। अच्छा, तैयारी करने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6-8 महीने लगते हैं, तो भैया तैयारी में 6-8 महीने का जो समय लगता है, इस 6-8 माह में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप स्वयं से पढ़िए। स्वयं से पढ़ने में अगर आप कुछ कुछ चीजों को लेकर के मानक तय नहीं कर पाते, जैसे आप ये तय नहीं कर पाते कि क्या कहते हैं कि इस चीज को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, या आप स्वयं से अपना समझ विकसित नहीं कर पाते, ऐसी दशा में आपको एक बैच की जरूरत पड़ती है, ऐसी दशा में आपको एक मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है, शिक्षकों की समूह की जरूरत पड़ती है सारे विषय तैयार करने में। बस फर्क इतना होता है, ऐसा नहीं खुद से पढ़ के बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, जरूर होता है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट प्री निकाले हुए हैं, हमने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया हुआ था, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट हमने पढ़ाए हुए थे आरओ में, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर भैया स्वयं से आप पढ़ सकते हैं और आप बैच लेकर के भी पढ़ सकते हैं। किसको जरूरत होती है बैच की? जो विद्यार्थी स्वयं से एक समझ विकसित करने में असफल है, उसको जरूरत पड़ती है। या तो कुछ बच्चे होते हैं जो अगर बैच वगैरह ना लें तो बहुत असंयमित होते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। बहुत संयमित बच्चा है तो स्वयं से कर लेता है। जिनके पास समय का अभाव है, समय का अभाव का क्या मतलब है? स्वयं से पढ़ेंगे तो जो काम आप 1.5 साल में करेंगे वह शिक्षक उसको कंसाइज करके 6 महीने में, 4 महीने में करवा देता है। ये आपको फायदा मिलता है और आप उस समय को बचा करके अभ्यास में लगा पाते हैं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ले आ पाए। यही 2 चीजें। साथ में यहां पर लेखन में अभ्यास करना पड़ेगा। अब लेखन में क्या, जैसे आलेखन का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, अभी शुरू करेंगे तब जाकर के बढ़िया लिख पाएंगे, नहीं तो लास्ट में फिर वही परेशानी उठानी पड़ती है कि सर हमसे हो नहीं रहा है, हम गद्यखंड नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम पत्र नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम निबंध नहीं लिख पा रहे हैं, समस्याओं जूझ रहा होता है बच्चा। अच्छा, इसी तरह से निबंध लिखने में भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजों की दिक्कत आपकी हमारे बैच से सॉल्व हो सकती है। आप चाहें तो इस समय चूंकि हमारे यहाँ सीजन एंड सेल चल रहा है, तो आप जाइए स्टडी आईक्यू सर्च करिए, गूगल पे जाइए, स्टडी आईक्यू सर्च करिए, पहला लिंक खुलेगा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स वाला, इस पर चले जाइएगा। इस पर जाएंगे तो आपको स्टेट पीएससी पे क्लिक करना है। स्टेट पीएससी क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिएगा। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद आपको हमारा उत्तर प्रदेश का आरंभ बैच पीसीएस का मिल जाएगा। ये यूपी पीसीएस का हमारा आलेखन बैच है, मेंस का आंसर राइटिंग का बैच है, ये यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बैच है। और मैं आपको आरओ का 2 बैच दिखा देता हूं। कुछ बच्चे हैं जो केवल मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरी इंडिविजुअल बैच है, इसको ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आरओ का प्री और मेंस पूरा पढ़ना चाहते हैं सब कुछ, तो उनके लिए यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच है। देख लीजिए, फाउंडेशन का मतलब प्री मेंस दोनों। जाइए बाई नाउ पर क्लिक करिए। बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद ये बैच आपके पास 18 महीने तक रहेगी। इस बैच में क्या क्या मिलेगा सो डिटेल में जाके देख लीजिए। 500 घंटे ज्यादा क्लास मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेगी। अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाते तो रिकॉर्डेड आपके पास रहेगी, पढ़ लीजिएगा। क्रैक्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे सोर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी, है ना। और सेक्शनल टेस्ट अलग से देंगे, टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बैच की खासियत है ये। और सेक्शनल टेस्ट का मतलब समझते हैं नहीं? हिस्ट्री का अलग टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का अलग करा लेंगे, इकोनॉमिक्स का अलग करा लेंगे, पॉलिटी का अलग करा लेंगे, हिंदी का अलग करा लेंगे। तो इससे प्रत्येक विषय पर आपको पता चल जाएगा ना कि हमने कितना सीखा, कितना पढ़ा, कितना आता नहीं आता। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग से कराएंगे, जैसे एग्जाम में होता है 200 नंबर का जैसे पेपर होता है वैसे कराएंगे, ठीक है। लेक्चर्स नोट्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे, घर पे नहीं जाएगा, पीडीएफ मिलेगी, प्रिंट निकाल लीजिएगा, है ना। और पूरा आपको जो है कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवर किया जाता है बढ़िया से। आप इसके बाई नाउ के सेक्शन पे चले जाइए। बाई नाउ पे जाएंगे तो आपको आपका नंबर मांगेगा, जैसे मैं अपना नंबर डाल के देख लेता हूं। 1 मिनट भाई साहब, ठीक है। ये कहां चला गया? नंबर ही तो लिख रहा था मैं। हाँ, ये नंबर है। कंटिन्यू करिए। इस पर एक ओटीपी आएगी, देखिएगा। तो इस पर एक ओटीपी आएगी आपकी। जैसे ही आप अपना नंबर डालोगे ना तो एक ओटीपी आएगी। जैसे मेरे पास आ गया है 597646 597646। लॉगिन कर दिया। चलिए भाई साहब आ जाइए। अब बाई नाउ पे क्लिक करिए। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहां पर कूपन कोड मांगेगा, यहीं पर आप मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा बीके लाइव। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे बीके लाइव, आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी, 50% डिस्काउंट है। अप्लाई करिएगा यहां पर जाकर के। अच्छा, ये जो कूपन वाला एरिया है ना, अगर आप मोबाइल फोन में देखेंगे तो वहां नहीं दिखेगा, नीचे दिखेगा, नीचे यहां पर कहीं दिखेगा कूपन वाला एरिया। अगर मान लीजिए फिर भी आपको बैच लेने में कोई दिक्कत आती है, कोई संकट महसूस करते हैं, तो ये नंबर है, ये नंबर है। इस नंबर पर जाकर के आप मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिएगा,
केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर जाकर के एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कर देंगे तो आपकी जो भी दुविधा होगी उसका निदान कर दिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर जाकर के आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा, आप सुनिए, अब क्या करना है सर, देखिए फीस कितना डिस्काउंट हो गया। कोड लगाते ही, जैसे ही आपने हमारा कोड लगाया, हमारा कोड आपने जैसे ही लगाया, क्या लगाया था, बीके लाइव आपने कोड लगाया था, और लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल गया 4000 मात्र में। आपको आरओ का प्रीलिम्स, आरओ का मेंस, आरओ का सेक्शनल टेस्ट, आरओ का कंप्लीट टेस्ट सीरीज सब मिल जा रहा है। अब और क्या चाहिए, सीजन एंड सेल है और 50% का डिस्काउंट है। ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आरओ को लेकर के जो जरूरी जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा दिया है। फिर भी कुछ बच जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। सुबह 10 बजे मैं रोज क्लास लेता हूं, लाइव क्लास होती है, आप लोग जुड़िए, पढ़िए। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के पुरानी क्लासेस देख लीजिए, चैप्टर वाइज सिखा रहा हूं, सब कुछ सीख जाएंगे आप। पूरे व्याकरण पर एक अलग समझ आपकी बन जाएगी, उससे आपकी भाषा शैली अच्छी होगी, निबंध लेखन में मदद मिलेगा। निबंध की भी क्लासेस मेरी होती हैं, मेरी पत्र लेखन की भी क्लासेस होती हैं, गद्य खंड की क्लासेस होती हैं। जुड़िए, देखिए, पढ़िए, मजा आएगा आपको, सीखने में आपको मदद मिलेगी और इससे आप बरकत देखेंगे अपने भीतर। जय हिंद, नमस्कार।